बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और आज सुबह ठंडी ठंडी सुबह थी, क्योंकि मुल्क के बेशतर एरियाज़ में देखें तो बारिशों का सिलसिला जारी है, तो गर्मी की शिद्दत में खासी जो है वो हमें कमी देखने को मिली है। तो यानी कि दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा। जो मेरी बहनें, जो बड़े, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम बच्चों के लिए एक छोटी सी एडवाइस से करना चाहेंगे। बच्चों के लिए आज जो एडवाइस होगी, बच्चों आप सुनते रहते होंगे कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। देखिए, जब आप शेयर करते हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो किसी के दुख दर्द की बात हो, चाहे वो खुशियों की बात हो, जब भी आप कुछ शेयर करते हैं तो वो उसमें इजाफा होता है। अगर आज आप स्कूल गए हैं, आपके पास लंच बॉक्स है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जो है लंच बॉक्स अपने दोस्त के साथ, आपके जो फेलो हैं उनके साथ आज आपने अपना लंच बॉक्स शेयर करना है। तो देखिएगा वो कितने खुश होंगे, आपकी दोस्ती में भी इजाफा होता चला जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका दोस्त कहीं ना कहीं खफा है, वो जो है उसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे पूछें भी आपको क्या मसला है, आप मुझे बताएं, मैं क्या आपकी क्या मदद कर सकती हूँ या क्या मदद कर सकता हूँ। उसके गम में खासी जो है वो कमी हो सकती है। अगर आप खुश हैं तो अपनी खुशी को पूरी क्लास के साथ आपने शेयर करना है। तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग का जो सिलसिला है, इसको इसी तरह आपने ज़िंदगी का आपने हिस्सा बनाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत रहे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, उसके दो अहम मौजू होंगे और दोनों ही मौजू पता है किस चीज़ के हवाले से होंगे? आपके दिल के हवाले से। देखें, दिल की जब हम बात करते हैं, ये हमारे बॉडी का बहुत ही एक अहम हिस्सा माना जाता है। देखें, अगर दिल एक्टिव है तो हम एक्टिव हैं, अगर दिल खुश है तो हम खुश हैं, अगर दिल उदास है तो यकीनन हमारी पूरी रूटीन, पूरी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमने दिल को बहुत उदास बना रखा है। वो किस तरह से? अपने रूटीन की वजह से, अपने खानों की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो दिल के अमराज बहुत हमें देखने को मिल रहे हैं। वजूहात क्या हो सकती हैं? हमारी डाइट, हमारा खाना पीना। मेहमान घर पे आते हैं, दस्तरखान भर दिए जाते हैं। इवन जब हमने ख़ुद भी खाना जो है वो खाना होता है, तो क्या होता है कि किस तरह से जो है वो हमने अपने जो डाइनिंग टेबल है वो कैसे भर लिए होते हैं डिफरेंट स्पाइसी ऑयली खानों से। अब उन खानों को आपने हज़म भी करना है, जिसका अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई रद्दोबदल, कोई हमारे पास उसका हल नहीं होता, क्योंकि हम वॉक नहीं करते। खाना खाने के बाद या तो हमने सो जाना है, अगर हमने कहीं मूव करना है तो गाड़ी से मूव करना है हमने, या तो फिर ऑफिस में बैठे रहना है। इसी की वजह से जब हम अपना जो डाइट है उसको जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हज़म नहीं कर पा रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो जनाब दिल के प्रॉब्लम्स तो आते हैं। तो यही इशू है कि इस वक्त दिल के अमराज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एंजियोप्लास्टिक जो सर्जरी है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि दिल के अमराज में इजाफा क्यों हो रहा है। आज जो हमारा दूसरा मौजू होगा वो भी दिल के हवाले से है, लेकिन उसमें हम पहले जो हम बात करेंगे वो जो प्लास्टिक सर्जरी, जो दिल की एक सर्जरी होती है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा खुराक के हवाले से, हमारी ग़िज़ाओं से रिलेटेड होगा कि ये जो दिल के अमराज आ रहे हैं, इसमें हमारी डाइट का क्या जो है वो रोल है। क्योंकि जहाँ हम इतने स्पाइसी खाने खा रहे हैं, इतने ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहीं पे कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। इवन बच्चों को जब हम देखते हैं, उनके खाने पीने की रूटीन भी मैनेज नहीं हम रख पा रहे। तो जनाब, जब ये चीज़ होगी, आप खाने पीने को आप मेंटेन नहीं करेंगे, आप बच्चों की डाइट का इवन ख़याल नहीं रखेंगे, तो डेफ़िनेटली इश्यूज़ आएंगे। फिर इसमें आपके न सिर्फ आप बड़ों की हेल्थ मुतासिर होगी, इवन जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी इस जो सेहत है वो भी मुतासिर होते हमें दिखाई देती है। तो इसी पे आज हम जो है वो बात करेंगे। यही आज हमारे बुनियादी दो मौजू होंगे कि एक तो हम जो दिल की सर्जरी हो रही है डिफरेंट तरीक़ों से, उस पे हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो आज दूसरा हमारा
टॉपिक होगा वो हमारा होगा जनाब आज हमारे जो डाइट है, जो हमारा फूड है, जो हम घर में इतने मज़े मज़े के खाने बना रहे होते हैं जिसमें इतने मिर्च मसाले और दुनिया जान के रंग बिरंगे जो मसाले हैं वो हमने उसमें ऐड करने होते हैं, क्योंकि जब तक रंग नहीं निखरेगा खाने का हमने तो खाना खाना नहीं। जब तक हमें ऑयल की तरी दिखाई नहीं देगी हमने तो खाना नहीं होता। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये जो दिल है यही जीने का सहारा है हमारा, ये चल रहा होगा, ये खुश होगा तो हमारी ज़िंदगी भी खुश होगी, हम ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंजॉय कर सकेंगे इंशाल्लाह। इन तमाम तर सवालों पे आज हम जवाब लेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उससे पहले लेते एक शॉर्ट सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेर। आज का पहला हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एंजियोप्लास्टी पे हम बात करेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या है, ये क्यों ज़रूरत इसकी महसूस होती है, और इस वक्त अगर हम दिल के अमराज की बात करते हैं तो ये बढ़ता हुआ हमें दिखाई क्यों दे रहा है। तो इसी पे गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी, बेशतर प्रोग्राम्स में हमारे आते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हमें समझाते हैं। कोई भी टॉपिक हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, और स्पेशली अगर बात करें तो चूँकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो दिल के अमराज की जब बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो गाइड करते हैं। हमारे साथ हैं राजा मेहदी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी की बात करने जा रहे हैं, नाजरीन को पहले तो ज़रा आसान अल्फाज में बता दें कि ये है क्या? एंजियोप्लास्टी देखिए एक ऐसा तरीके इलाज है जिसमें दिल की जो शरियानें बंद हों तो उसको खोलने का एक तरीक़ाकार है। अच्छा। वो मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में या कैथ लैब में लेके उसमें जो स्टंट्स हैं वो डाले जाते हैं। उसमें स्टंट्स का मतलब होता है कि एक वायर पहले अंदर डाली जाती है, उसके ऊपर एक स्टंट्स लगे होते हैं। सही, तो सही। अंदर जब वायर को इंजेक्ट करके तो बाद में प्रेशर के ज़रिए उसको, जिस तरह ये अगर हम स्क्रीन पे देखें नहीं ये तो ECP के हवाले से है। अच्छा। ये बेसिकली है एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। अच्छा। आपने एंजियोप्लास्टी की बात की, हाँ। वो भी एक वो इन्वेसिव तरीक़ेकार है, ये नॉन इन्वेसिव तरीक़ेकार है। अच्छा। ये बगैर सर्जरी के, ये बगैर सर्जरी के, बगैर किसी इन्वेसिव प्रोसीजर के ये किया जाता है। इसमें ये लेटेस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है जो हार्ट के मरीज़ों का, ऐसे मरीज़ जो रिलेक्टेंट है, जो बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते या टेक्निकल वजूहात की वजह से उनके नहीं हो सकती, या बाज़ औक़ात उनके दिल की हालत ऐसी होती है कि दिल फैला होता है, या फिर उनकी शरियानें इतनी तंग होती हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है किसी किस्म का। बाज़ औक़ात मरीज़ हमारे डर रहे होते हैं, खौफ और होता है उनको कि पता नहीं यार मैं बचूँ या ना बचूँ, या कोई ऐसा इश्यूज़ हो रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात ओल्ड एज में रिस्क ज़्यादा होता है, या कई लोगों का जिनका अंडरलाइंग कोई शुगर है, शुगर की बीमारी है, या साथ हाई ब्लड प्रेशर है, या और ये तो ऐसी डिजीज़ है जो कॉमन हो चुकी है जी। तो इसलिए फिर बगैर ऑपरेशन के लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और बड़ा पॉपुलर हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मतलब इसके जो पेशेंट्स हैं इसकी तरफ राग़ब हो रहे हैं। ज़बरदस्त। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ये बेसिकली है क्या है कि प्रेशर जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन में कि एक कफ्स बांधे जाते हैं लोअर लेग्स पे, थाइस पे और कमर के इर्द गिर्द, और एक प्रेशर जनरेट है जब होता है तो थ्रू पुश एंड पुल फिनोमेना, यानी जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने का भी मकसद यही होता है ना कि जो आपका ब्लड लोअर लेग्स में हमारा कलेक्ट होता है वो फ्रॉम द लोअर साइड टुवर्ड्स हार्ट वो फॉरवर्ड दिल की तरफ बढ़ जाता है मतलब वहाँ पे, और वो दिल से फिर आगे मुख्तलिफ हिस्सों में आपके ब्रेन की तरफ भी चला जाता है, पूरी बॉडी जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है या तंगी होती है वो प्रेशर के साथ जाता है। और इस दौरान होता है क्या है कि जो हमारी ब्लॉक्ड आर्टरीज होती हैं उनमें कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा शरियानें इसमें बनती हैं। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि जिस तरह प्रेशर से जाता है तो उसमें फ़र्ज़ करें ये एक ब्लॉकेज है मुकम्मल, तो यहाँ से छोटी छोटी शरियानें और बन जाती हैं और वो एक्स्ट्रा
रास्ता बना के और इसको कहते हैं कि ये नेचुरल बाईपास बन गया। अच्छा, तो बड़ा अच्छा तरीक़ेकार है। ये 1 आवर सेशन होता है डेली, एक घंटे का होता है फॉर 35 डेज़, फॉर 35 सेशंस होते हैं इसके अच्छा, बेसिकली। अच्छा, ये जो है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि वो एक इन्वेसिव तरीक़ेकार है। इन्वेसिव का मतलब है कि बॉडी के अंदर एक कैथेटर डाला जाता है किसी आर्टरी के थ्रू, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, तो इसलिए लोग उससे डरते हैं। मतलब उसमें वो एंजियोग्राफी करके तो बेसिकली दिल की जो शरेयानें हैं उसकी ब्लॉकेज पता की जाती है कि कितनी ब्लॉकेज, एक शरेयान में ब्लॉकेज है, 2 में है या तीनों में है। फिर आगे उस प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। उसके ज़रिए अगर कोई स्टंट डाला जाए तो वो एंजियोप्लास्टी। तो ये इस वक्त अगर देखा जाए तो ये दिल के अमराज में इजाफा क्यों हो रहा है, वजह क्या है? देखिए मैडम, बात ये कि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, खाना पीने की आदतें देखिए हमारी, तो मैं समझता हूँ कि वही है। अब आप रूटीन हम डेली देखें ना अपनी, सुबह से लेके रात तक, सुबह हमारे नाश्ते देखें जब उठते हैं हम, तो ये पराठे हैं जी, आलू वाले हैं, ये कीमे वाले हैं, ये चीज़ वाले हैं, ऑयली पराठे हैं, साथ जनाब ये अंडे फ्राई हैं, ये साथ फिर जो ज़्यादा शौकीन है ये कोई सिरी पाए, मगज़, कलेजी, गुर्दे, ये चीज़ें भी साथ, हलवा पूड़ियाँ लोग शौक से खाते हैं जाके। तो ये सारे बेसिकली दे ऑल आर रिच्ड विद फैट्स, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। फिर दोपहर को देखिए हमारे ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट, वहाँ पे देख लें, इजी काम है, ये फ़लाँ बर्गर मंगवा लें, ये पिज़्ज़ाज मंगवा लें, वो सारे सब में फ़ैट्स और आपके जो है ना रेड मीट होता है उसके अंदर, जो बेसिकली जब हम खाते हैं तो एब्जॉर्ब होके हमारे स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन से होके अल्टीमेटली हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसके इर्द गिर्द जाके एक तह बना लेते हैं। और वो तय दर तय बढ़ता बढ़ता एक फ़र्ज़ करो ये आपकी आर्टरी का सेक्शन है, इसके अंदर एक लेयर यूँ बना लेगा। ये लेयर आप यूँ समझिए कि एट द एज ऑफ 20 ईयर्स से ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। शुरू में देखें ना, जिस तरह हमारी माएँ हमें पराठे खिलाती रही है, चूड़ियाँ खिलाती रही हैं, देसी घी, बच्चा कमज़ोर है हमारा, तो वो कमज़ोरी फिर जो है यहाँ ज़ाहिर होती है। अब देखिए हमें दुबले पतले बंदे नज़र आएंगे, लेकिन उसको बड़ा शदीद हार्ट अटैक हुआ होता है। ख़ासकर हमारे जो KP के हजरात है, वहाँ पे आपका ये शिनवारी और ये दूसरा ये कढ़ाइयाँ और ये नमकीन और ये सारे उसी चर्बी में बनाते हैं, तो उनके दिन का आगाज़ नहीं होता जी, उसी चर्बी में बनाते हैं। और चर्बी के अंदर आपको पता है सारे फैट्स हैं, और यही सारे जाके अर्ली उसमें वो बताया ना एक लेयर बना, वो लेयर बनते बनते आस्ता आस्ता नालियाँ तंग होना शुरू हो जाती हैं। यानी 60-70% तक अगर ब्लॉकेज आपकी है तो आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, यानी जब तक हमें सिम्टम नहीं आते हम उस वक्त तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। कैसे पता चलता है? यानी कि ये देखें ना, वो पता तो तभी चलेगा ना जब हम इसका टेस्ट करवाएंगे। जब टेस्ट नहीं होगा, ये बात आप देखें ना, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी सडन अटैक हो गया। सडन कैसे हो सकता है? सडन तो नहीं हो सकता ना, वो मैंने बताया ना, वो 20 ईयर से प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन सिम्टम्स नहीं होते पेशेंट में, बंदे में। हम कहते हैं तो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, हमें तो कोई आप कई दफ़ा ऑफिस में देखिए बंदा कहता है कि अभी आप कहेंगे जी मेरी तो अभी थोड़ी देर पहले फलां बंदे से बात हुई है, अभी पता चला जी उसकी तो अटैक हुआ है और वो उसकी डेथ और हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सका। अक्सर यही होता है। बिल्कुल, ये बहुत सारे वाक़या बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सडन कभी भी कोई चीज़ नहीं होती, वो अंडरलाइंग प्रोसेस चल रहा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपके चैनल के थ्रू लोगों से यही होगी कि अबाउट 40 या 40 के करीब करीब हर बंदा अपना बेसिक टेस्ट जो है ना वो लाजमी करवाए। उसमें क्या है, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, शुगर लेवल आपको पता होना चाहिए, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल पता होना चाहिए, और चौथी आपकी ओबेसिटी, यानी आप ओबेसिटी के किस दर्जे पे फाइज हैं, किस लेवल पे आप हैं, किस माइल्ड है, मॉडरेट है, या आपका BMI लेवल बेसिकली क्या है। सही, ठीक है ना, वो आपको अगर हाइट और वेट पता है तो आपको वो निकल आता है आपका थ्रू कंप्यूटर, उसमें आपको BMI पता चल जाएगा। 25 तक हम कहते हैं नॉर्मल है, 25 और 30 के इन बिटवीन हम कहते हैं कि ये ओवरवेट है। 30 से ज़्यादा अगर BMI आ जाए तो हम कहते हैं कि ये बंदा ओबीज है और थोड़ा केयरफुल हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसका हम लोग ख्याल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यानी कि ये अगर कहें तो एक रूटीन चेकअप में आ जाती हैं चीज़ें, कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक लाइफस्टाइल में आप इसको शामिल करें। जी बिल्कुल, और स्पेशली 50 या 50 से ऊपर के जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हर बंदे को अपना CT एंजियोग्राफी करानी चाहिए। कौन सी? CT एंजियोग्राफी, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है, ये 50 या 50 प्लस बिल्कुल लाजमी कराएं। उसमें देखिए जी, जब तक आप ये नहीं कराएंगे आपको आपकी
जो दिल की शरियाने हैं उनका पता नहीं चलेगा कि उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है। स्पेशली ऐसे लोग जिनकी फैमिली के अंदर डिजीज़ मौजूद है या जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है या उनको हाई ब्लड प्रेशर है, ये कम से कम, या स्मोकर हैं जो लोग, या ओबीज है। ये जो आपने वजूहात बताई हैं, ये मेरे ख्याल से हर घर में ये बीमारी तो लाजमी तौर पे देखें ना, फिर वो सडन वाला काम आप उस रिस्क से बच जाएंगे। देखें ना, अगर खुदा ना करे कोई 50+ बंदे कोई डिजीज़ पता चल जाती है, यार मेरी तो ये फर्ज कर ये ब्लॉकेज आ रही है और आइंदा हो सकता है खुदा ना करे कोई ब्लॉक ज़्यादा 100% हो सकता है और वो सडन अटैक की तरफ चला जाए, तो आप क्यों ना प्रॉपर अच्छे डॉक्टर को मिल के एडवाइस लेके तो आप केयरफुल हो जाएं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। दूसरा, अपना लाइफस्टाइल ठीक, खाना पीना अगर हम सही कर लें, तो क्या ही बात है, फिर तो हेल्दी डाइट करें। हेल्दी डाइट का मतलब है कि विदाउट ऑयल और विदाउट घी। आज मैं आपको ये कहूँगा, विदाउट ऑयल विदाउट घी। देखें ना, हर चीज़ में हमारे, चाहे घर है हमारे घरों में देखें तो आप चाहे आलू कीमा बनाएं, तो चाहे दाल बनाएं, चाहे सब्जी बनाएं, उसी में हम बड़ा खुश होके वो टीवी पे ऐड देखते हैं, ये फलां ऐड आई है तो ये फलां ऑयल आज लेके आए, तो हमने वो इस्तेमाल करना है। आज तो बड़ा आप अच्छा है। ये यकीन करें, आप समझें कि जो ऑयल है, ऑयल आपका ये घी से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये जो हम कुकिंग ऑयल कोई भी किसी भी किस्म का कुकिंग ऑयल है आपका, 1 2 3 आप लाइन में रखें, 6 किस्म के ऑयल, उनका चेक करें, आपको कोई टेस्ट नजर नहीं आएगा उसमें। टेस्ट नहीं होगा। देखिए खाने में जब इसका अपना टेस्ट नहीं है तो इसने हमें क्या टेस्ट क्या देना है। बिल्कुल। तो सिंपल आप खाना हम बनाएं, पानी के अंदर बनाएं, कोई भी चीज़ है, सब्जी है, दाल है, गोश्त है, उसको गला लें अच्छी तरह। खाने का जो जायका जो है ना मैडम, वो आपका मसालों से आता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बल्कि अक्सर हमारे डॉक्टर्स भी मरीजों को क्या कहते हैं, जी ये उबाल के खाएं आप। आप उबाल के कैसे, मुमकिन ही नहीं है। आप गोश्त है, सब्जी, आप कद्दू रोजाना आप उबाल के खाएं या बैंगन या कोई भी शलगम, आप 2 दिन बाद आपको क्या है ना शुरू हो जाए, तंग पड़ जाए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ ऑयल और घी ना इस्तेमाल करें, ठीक है, आप अच्छी तरह उसको टेस्टी बनाएं। वो टेस्ट देखें, ज्यादा मिर्च मसाले डालें, उनका कोई रोल नहीं है हार्ट की बीमारी में। अच्छा, यानी दिल की बीमारी के साथ मसालों का कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ ऑयल और घी मैं आपको कह रहा हूँ ये ना इस्तेमाल करें और आप बेहतरीन करके। बेसिक जो प्रॉब्लम शुरू कर रहा है वो ऑयल और घी आपका मेन, बल्कि मैं आज कहूँगा कल्प्रेट जो है ना मेन, जब हमारी जो हार्ट की बीमारी का जो मेन दहशतगर्द है वो आपका ऑयल और घी। भाई आज से बंद कर दें, स्पेशली माएँ बच्चों को देसी घी खिला रही होती है, वो अवॉइड करें। स्पेशली जो हमारी टीनेजर्स ग्रुप है उनमें बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा हमारी माएँ हमारे घरों में देखें ना, ये ऑयल घी हर चीज में इस्तेमाल होता है, हर चीज। और मैं कह रही हूं कि देखिए जी, आपकी सेहत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, एक सेहत ठीक रहेगी, दूसरी आपकी साथ बचत होगी। आप 600-700 महंगाई के दौर में बचत कर ले, 600-700 रुपए लीटर मेरा ख्याल तेल है आपका। और ये मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ कि आप देखें डब्बों के ऊपर, आज गौर से देखें जाके जो भी कुकिंग ऑयल है उसके ऊपर लिखा होगा रिफाइंड कुकिंग ऑयल। रिफाइंड का मतलब है कि ये प्रोसेस किया गया, प्रोसेस किया और केमिकल यूज करके, तो उसका वो सिर्फ कलर गोल्डन करके, ऑलरेडी उसके अंदर केमिकल है, आप मजीद आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी उससे ना सिर्फ बल्कि हमारे जो अमराज़ कल्ब बढ़ रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर्स हैं वो उसका भी वन ऑफ द कॉज तो ये आप, यानी कि बेशतर डिजीज़ की जो एक जड़ है वो घी और ऑयल है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी जो है इसमें क्या डिफरेंस है? और ये देखिए एंजियोप्लास्टी में ये होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि एक वायर आपकी आर्टरी में घुसाई जाती है, फीमोरल आर्टरी में या रेडी, उसके थ्रू पहले तो उसको असेस करते हैं, वो डाई डाल के तो देखते हैं कि कितनी ब्लॉकेज है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कोई ऐसी आर्टरी जिसको मोर देन 90% ब्लॉक है तो उसमें स्टंट डाल के वो मरीज़ को बगैर बेहोश किए, बगैर स्क्रीन पे वो नज़र आ रहा होता है फ्लोरोस्कोप के जरिए, ठीक है, तो उसमें वो स्टंट डाल दिया जाता है। लेकिन बाज़ लोग इसको पसंद करते हैं, बाज़ नहीं पसंद, लोग डर रहे होते हैं जिस सिर्फ एंजियोग्राफी। तो ओपन हार्ट सर्जरी ये होती है कि अगर 3 वेसल्स में ब्लॉकेज आपकी आ रही है, अच्छा, किसी भी पेशेंट की, ठीक है ना, तो उसमें अगर वो स्टंट का फ़ायदा मरीज़ को नहीं मिल सकता तो उसमें फिर सेकंड ऑप्शन होती है कि आप ओपन हार्ट सर्जरी, जिसको बाईपास ऑपरेशन भी कहते हैं, वो बाकायदा पूरा सीना खोल के तो हार्ट को दूसरी जो बाईपास बेसिकली एक मशीन है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, हार्ट उधर, तो उसके ज़रिए फिर इस पर मुख्तलिफ जो
पैचेस लगा के या बाईपास एक अल्टरनेट रूट मुख्तलिफ यहाँ से आपकी वेन लोअर लेग से लेके अच्छा। तो उसमें वो साथ अटैच कर दी जाती है। तो ये जो तरीका है ये कामयाब होता है? जी बिल्कुल होता है। मतलब देखें वो ज़्यादातर लोग आज अब तो बाईपास इस तरह हो रहा है, किसी ज़माने में लोग अपेंडिक्स करा लेते थे। दैट्स सो कम, मतलब डिजीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। बल्कि ऐसे लोग जो रिलक्टेंट है, नहीं कराना चाहते, उनके लिए ECP बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा। और ये जो है ना आपका जो हमारा US में FDA हमारा फूड एंड ड्रग एंड उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है, सर्टिफाइड है बकायदा। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और जो इन सब ने इसको अप्रूव किया हुआ है। और पूरी दुनिया में इस पर US में इस वक्त इसके 12,000 सेंटर बने हुए हैं ECP के। और UK के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया जैसे मुल्क में 300 सेंटर्स बने हुए हैं। पाकिस्तान में ये सिर्फ अभी बड़े शहरों में मौजूद है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद में मौजूद है। इसी तरह पॉपुलर और लोग यहाँ से कई लोग जब ये पता नहीं था उस वक्त तो ये इंडिया लोग जाते थे यहाँ से करवाने या नेपाल जा रहे थे यहाँ से करवाने। तो काफ़ी अर्सा ये ECP मशीन यहाँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी चलती रही है, 15-16 साल से हो रही है। अभी पता नहीं आया या नहीं। चले अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि एंजियोप्लास्टी की जो कि हम बात कर रहे हैं तो ये क्या ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होती है या फिर दोबारा करवा सकते हैं या ज़रूरत पड़ती है? देखिए बात ये होती है कि इसमें बेसिकली जो हमारे उसके अंदर वेल्स में स्टंट डाले जाते हैं ना, तो वो जब तक अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखेंगे अपना तो ये दोबारा ब्लॉक हो जाते हैं। इवन आफ्टर विद इन 3 मंथ्स खासकर बड़े क्रूशल होते हैं। उसमें देखें मैं स्पेशली ये कहता हूँ कोई भी प्रोसीजर कराएं आप अपना लाइफस्टाइल आपने अपना मॉडिफाई करना है। चाहे बाईपास कराएं, चाहे जो प्लास्टिक कराएं, चाहे ECP हो, साथ आपने उसी तरह खाना पीना जिससे मैंने बताया ऑयल और घी आपने बंद करना है। हेल्दी डाइट खानी है आपने। फ्रेश फ्रूट्स। मखसूस इसका डाइट प्लान दिया जाता है? नहीं मखसूस नहीं, मैं मखसूस देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको एक आप नाप तोल करके जी सुबह मैंने 2 टोस्ट लेने हैं, दोपहर को ये एक ये बटर लेना है, ये करना है, रात को चाय के कप पीना है, एक फ्रूट का, मुश्किल हो जाता है। मैं सिंपली कहता हूँ आप बेशक जो मर्जी खाएं। अच्छा। लेकिन विदाउट ऑयल और घी इस्तेमाल करें, ठीक है। उसमें आप अपने हर 2-2 घंटे बाद 3-3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा आप फ्रूट तो मतलब ऐसी चीज़ आप लें जिससे आपको तकलीफ ना हो या तकलीफ बढ़ने का खदशा ना हो। देखिए आप इंसान है ना, शादी ब्याह पे भी आपने जाना है, दोस्तों यारों के घर में भी जाना है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख सकते, बर्थडे पार्टीज पे भी आपने जाना है। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि देयर शुड बी सिलेक्शन ऑफ फूड। जहाँ पे भी आप जाएं, अब शादी पे देखें ना, आपको फ़र्ज तो नहीं है ना हमारे ऊपर कि अगर 14 खाने लगे हुए हैं तो सारे 14 ही खाने तो आप देखें कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। ठीक है, उसमें देख लें, आपको बारबेक्यू ले लें, खुश्क रोटी ले लें, वाइट राइस ले लें, आप सैलड्स में ताशे पड़े होते हैं वो ले लें, आप चटनियाँ पड़ी सबसे अच्छे होते हैं। हाँ। तो इसमें देखें ना वो जिसमें ऑयल और घी डाला हो वो जरूरी नहीं आप इतनी बड़ी प्लेट भर लें सारे 14 के 14 डिशेस की और खाना आपने जो है आपने खाना तो कितना खा लेता है बंदा। देखें जिंदा रहने के लिए आपने खाना है, ना कि खाने के लिए जिंदा है हम लोग। तो सिंपल सी चीज़ आप इतना खाएं जो आपके लिए बेनिफिट, स्पेशली जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स होते हैं वो तो फास्ट फूड खा सकते हैं। फास्ट फूड देखे ना, उसमें बात वही आ जाती है ना कि वही ऑयल और घी वाली, और फास्ट फूड में आपको नहीं पता कि ये कौन से इन्होंने इसमें मीट डाले हुए हैं, ताज़ा है नहीं है। मैं तो कहूँगा अवॉइड ही करें, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर की चीज़ें घर में देखें ना, आप फ्रेश चीज़ें लाते हैं, गोश्त भी अगर लाएंगे अपनी मर्जी से साफ़ सुथरा, उसमें बगैर चर्बी के वाला इस्तेमाल करें आप, और साफ अच्छे मसाले और अच्छी चीज़। आजकल देखें ना मसाला जात में भी और उसमें मिलावट है, बाकी चीज़ों में भी, इवन जो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है आपके लिए। इसके अंदर केमिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें डाली होती हैं, और जितने भी फीजी ड्रिंक्स हैं आपके सारे ये प्रोसेस्ड फूड हैं सारे जितने। आपका बड़ा आसान काम होता है जी फलानी कंपनी के वो फ्रोजन ये चीज़ें मंगा लें। एक अच्छे खासे सेहतमंद बंदे के लिए भी ये चीज़ें नुकसानदेह है, तो जो ऑलरेडी पेशेंट है, किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला है, उसके लिए तो और ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस ये चीज़ें अवॉइड करें। देखिए कुदरत ने मतलब हमारे मुल्क में इंतहाई अच्छी चीज़ें और फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। इसी में डॉक्टर साहब अपना पैगाम ऐड कर दी नाज़रीन के लिए। देखिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी जो इवन कार्डिक पेशेंट हैं या नहीं हैं, अपना लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना पीना ठीक रखें, अपना
हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल। वो क्या, अगर मैं बताऊँ ना कि डाइटरी पिरामिड बनाएं, हाँ। तो उसमें आप 50% आपके जो है ना आपकी सीरियल्स हैं, यानी आपके गंदम है, चावल है, जौ है इस्तेमाल, उसमें 35% आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उसमें 10% प्रोटीन्स हैं, उसमें गोश्त भी वो इस्तेमाल करें जो बिल्कुल विदाउट फैट हो, और 5% हम कहते हैं ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोशिश करें आप अपना जो मस्टर्ड ऑयल है, जो ये सरसों का तेल है, वो किसी हद तक अंडा फ्राई करता है। तो इसमें ओवरऑल पैगाम मेरा ये होगा, एक छोटी सी नज़म के शुरू में पेश करूँगा कि कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना। सही। कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, बीपी कोलेस्ट्रॉल घटाना, सिगरेट को मत हाथ लगाना। क्या बात है। सेहत का ये दस्तूर सुहाना, देखो यारो भूलना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन देखिए, ये अल्लाह पाक ने बहुत ही खूबसूरत आपको एक ज़िंदगी से, एक नेमत से नवाजा है। इसका ख्याल रखना हम सब पे लाजिम है। और जब हम डिफरेंट अमराज की बात करते हैं तो ये हम खुद ही इनको इन्वाइट करते हैं, दावतनामा देते हैं अपनी लापरवाही की वजह से। तो अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करें, हेल्दी चीज़ों को मामूल का हिस्सा बनाएं, ताकि आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और इस खूबसूरत ज़िंदगी को और एंजॉय कर सकें। ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भी दिल से रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें हम बात करने वाले हैं हमारी जो डाइट है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी हद तक जो है वो गाइड किया, लेकिन मज़ीद हम गाइडेंस लेंगे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। तो उससे पहले एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं दिल के हवाले से ये है, लेकिन उसमें जो हमारा फूड है, हमारी खुराक है, हमारी ग़िज़ाएँ हैं, उनका क्या रोल है और किस तरह से अपनी डाइट को जो है वो बेहतर रखते हुए हम ये जो दिल के अमराज में इजाफ़ा हो रहा है इससे ख़ुद को बचा सकते हैं, ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमारी ही गलतियों की वजह से, लापरवाहियों की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से और ये जो जिस तरह से हमारे खाने पीने की रूटीन हो चुकी है उसकी वजह से हमने अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो सेहत है उसको मुतासर कर रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव असरात मरतब हो रहे हैं, बेशुमार बीमारियों में हम मुब्तला होते जा रहे हैं। लेकिन आज स्पेशल हम जो है वो जो दिल की बीमारी है उस पर बात करने वाले हैं। इन डिफरेंट फूड्स की वजह से या हेल्दी डाइट ना होने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली डाइट होने की वजह से क्या असरात मरतब हो सकता है हमारे दिल पर, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस पे गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारे बेशर प्रोग्राम्स में आती भी रहती हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे साथ डॉक्टर अनीसा सैयद। अस्सलाम वालेकुम अनीसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अनीसा, ग़िज़ाओं की बात करें हमेशा बड़े अच्छे तरीके से हमारे नाज़रीन को गाइड करती है, लेकिन आज एक स्पेसिफिक चीज़ है दिल। ओवरऑल हम बात करते हैं बॉडी पे, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन दिल पे हम खसूसी आज हम तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि इसके अमराज में खासा जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। मेरे घर मेहमान आते हैं, आपके घर में मेहमान आते हैं, तो हम बड़ी खातिर तवाज़ो करते हैं, यानी कि कोई डिश रह ना जाए जो दस्तरखान पे नज़र ना आए। तो ये जो इतनी ढेर सारी डिशेस बना लेना और डिफरेंट वो ऑयल में पकवान तल लेना और इतनी स्पाइसी चीज़ें बना के अपने दस्तरखान पे रख लेना, इससे दिल की सेहत पे क्या असरात पड़ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि जो आपकी सबसे हाथ थी ना इतनी लंबी, आपने एकदम से इससे लगता है कि ये दर्द सबका है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि दिल सबसे मेन ऑर्गन होता है। सब सारे ऑर्गन्स को ब्लड दिल ही देता है आपका, तो उसकी सेहत आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिल चल रहा होगा तो हम जिंदा हैं, अगर ये रुक गया तो हम ख़त्म। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस वजह से दिल की सेहत, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑब्वियसली आपकी जब आप पूरे अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सारे ऑर्गन्स भी सही रहते हैं। मैं कहीं पढ़ी थी कि सिर्फ 2021 में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ्स तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा थी। तो इससे हमें अंदाज़ा होगा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। और पाकिस्तान में अच्छा, दिल की बीमारी ना एकदम से नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि बस एकदम से हो गया।
उसके पीछे से बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये तो आम बात हो चुका है। हाँ। ये तो मतलब ये तो ऐसे अंडरस्टूड है कि अगर कोई 30-35 साल का इंसान है और वो 9 to 5 जॉब कर रहा है और ज़्यादातर उसकी जो रूटीन है वो बैठ के गुजरती है, आपको अंडरस्टूड है कि उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कोई ना कोई एक चीज़ होगा, या वो बॉर्डर लाइन पे होगा, या उसको डॉक्टर बता देगा कि 5 सालों में आपने ख्याल रखना, आपको हो सकता है कुछ इस तरह का। तो और पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे टॉप कंट्री है जो डायबिटीज़ जिनको हो रही है, सबसे टॉप है पाकिस्तान, टॉप कर रहा है उस पूरे चार्ट में। तो जब आपको ये सारी बीमारियां होती हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका हार्ट जो है वो कमज़ोर होता है। बिल्कुल। इस पे मज़ीद अनीसा हम बात करते हैं, जैसे पहले भी हमें डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि ये ऑयली चीज़ें, ये डिफरेंट पकवान, ये पकौड़े समोसे जो हम खा रहे होते हैं, ये कितना नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए, स्पेशली दिल की बीमारी जो हमारी सेहत है उसके लिए। इसी हवाले से टीम ने एक लूप तैयार किया, एक पैकेज है, वो देखते हैं, वो आप भी देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ें फ़ायदे वाली हैं, क्या नुकसान वाली, नाज़रीन को भी पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लूप पे आपने देखा कि एक चीज़ हमने कॉमन हमें नज़र आई है, और निसा आपने भी देखा, वो है ऑयल। और ऑयल के बगैर हमारे जो दिन का आगाज़ है वो नहीं होता, क्योंकि हम अगर ब्रेकफास्ट, नाश्ता जो हम करते हैं वो भी अगर हम अंडे ब्रेड की बात करें, पराठों की बात करें, तो हमने सही ऑयल में तल के उसका इस्तेमाल करना होता है। तो यकीनन ये सेहत के लिए खासा एग्जैक्टली अभी डॉक्टर साहब भी पहले यही कह रहे थे कि सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो मेन कॉज होते हैं, डाइटरी सैचुरेटेड फैट्स मेन कॉज होते हैं आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के। तो उसमें होता ये है, उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया भी कि किस तरह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थिक होती जाती हैं, वो सारा कुछ प्लेग लगता जाता है। तो वो अब मैं बात करूँगी कि सैचुरेटेड फैट्स हमारी डाइट में आते कहाँ से हैं। एक तो सारे वो चीज़ें जिनमें चर्बी है, जैसे जो गोश्त, बड़ा गोश्त होता है उसमें चर्बी की मिकदार कुदरती तौर पे ज़्यादा होती है। इसके बरक्स अगर हम चिकन को देखें, वाइट मीट जैसे फ़िश है या छोटा गोश्त है, उसमें कुदरती तौर पे जो चर्बी की मिकदार है वो कम होती है। तो जब आप अगर गोश्त खा ही रहे हैं तो कोशिश करें कि आप यहाँ तो वाइट मीट खाएं। फ़िश बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन उन लोगों के लिए भी जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी फ़िश बहुत अच्छा ऑप्शन है। चिकन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट फ़िश इज़ लाइक आइडियल ऑप्शन है। इसके अलावा ये ऑयल सारे, अब इन ऑयल्स का क्या है कि हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं ये, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ऑयल, सिंपल ऑयल जब इंडस्ट्री से गुजरता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि वो हमारी बॉडी आराम से उसको तोड़ नहीं सकती। और वो क्योंकि आराम से उसको डाइजेस्ट नहीं कर, तोड़ नहीं सकती, तो वो हमारे आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो फिर खून सही तरह से गर्दिश नहीं करता और वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं स्पेसिफिकली वो नहीं लेने चाहिए। इसके बरक्स अगर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि एक आम आदमी के लिए ऑलिव ऑयल महंगा होता है, तो फिर तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत अच्छा ऑप्शन है, नारियल का तेल बहुत अच्छा ऑप्शन है। ट्राई किया मैंने कहा सरसों के ऑयल में जो है वो कुछ पकाती हूँ, इतने मजे का वो उसका ऑयल का अपना जायका होता है, बड़ा अच्छा जायका होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। मजीद इवन नारियल के तेल में एक मिठास भी होती है, वो अच्छा अनीसा। मजीद इस पे हम जानेंगे कौन कौन से तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए, वो भी जानेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी हैं, स्पेशली दिल की सेहत के लिए, ये भी हम जानेंगे अनीसा से। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का सेकंड टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट ग़िज़ाओं की वजह से होने वाली जो बीमारी हैं, स्पेशली जो दिल की जब हम बात करते हैं तो वो किस तरह से मुतासर हो सकता है जब हम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, हेल्दी डाइट नहीं इस्तेमाल करते। तो उसी पर हम डिस्कशन करें। अनीसा हमारे साथ है। अनीसा, बात हो रही थी हमारे लाइफस्टाइल की, ऑयल की, जो हमने ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा बना रखा है। ऑयल के बगैर तो हमारा कोई खाना जो है वो पूरा नहीं होता और दिन का आगाज़ ऊपर तैर ना रहा। यस बिल्कुल, और दिन का आगाज़ अगर हम देखें वो तो ऑयली खानों के बगैर मुमकिन ही हमारा नहीं होता। इसके साथ अगर ऐड कर लें हम, इस वक्त देखा जाए फास्ट फूड का बड़ा रुझान होता जा रहा है और साथ ही साथ जो भी ये बेकरी के अशिया है इसमें बहुत ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल काफ़ी देखने में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं हमारी सेहत पर, और स्पेशली अगर दिल की बात करें तो उसके साथ क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। फास्ट फूड जो है वो मेन सोर्स होती है ट्रांस फैट्स की, और जिस तरह मैंने आपको सैचुरेटेड फैट्स का बताया ना कि वो फैट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी उसको तोड़ नहीं सकती और डाइजेशन मुश्किल होती है, बिल्कुल उसी तरह ट्रांस फैट का भी होता है। ट्रांस फैट की अल्लाह ताला ने ऐसी उसकी केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा रखा हुआ है कि हमारी बॉडी उसको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होते हैं। और स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल जो है या इस तरह जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कॉज करता है एब्डोमिनल फैट, यानी कमर की चर्बी। और जो कमर की, वैसे आप मोटापा होता है, ठीक है, एक चीज़ है, लेकिन ख़ास तौर पे कमर की चर्बी मेन कॉज होती है हार्ट प्रॉब्लम्स की, डायबिटीज़ की, और मतलब इस तरह की फर्दर बीमारियों की। तो मतलब कमर की चर्बी की मेन कॉज होती है ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट का फिर एक ये, चलो ये तो हो गया कि वो आपको कोलेस्ट्रोल कर रही है और आपका हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह वो सारा कुछ। इसके अलावा उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लेवरिंग्स होते हैं, आर्टिफिशियल उसमें डाइज वगैरह होते हैं जो कि मुझे नहीं पता वो अप्रूव्ड होते हैं नहीं होते, किस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो आपके जेनेटिक्स अगर वो आप मुसलसल लेते रहें तो वो न्यूट्रोजेनोमिक्स को डिस्टर्ब करते हैं। ना सिर्फ ये, वो आपके हार्मोन्स में तब्दीली लाते हैं। तो मतलब खास तौर पे खवातीन के लिए, हार्मोन्स की बात की, हमारे मर्द और खवातीन में ये बहुत इशू पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे खवातीन के लिए, हमारी खवातीन की मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ, बहुत ही हार्मोनल सिस्टम के बहुत ही बारीक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, और मतलब बहुत फाइन सिस्टम है जिसमें थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए चीज़ तो वो प्रॉब्लम करती है। ये तो आपका मतलब फास्ट फूड का चीज़ कवर होगी। उसके बाद आपने मीठे चीज़ें, ये बेकरी की अशिया की बात की। तो जो मैदा है, फाइन आटा, जो वाइट आटा होता है या जो गुत्थी वाला आटा होता है, उसका जो, क्योंकि लोग अमूमन चोकर वाला आटा भी इस्तेमाल नहीं करते ना घरों में, जो ब्राउन आटा होता है, क्यों वो प्रॉब्लम ये आती है कि वो चबाया नहीं जाता। मतलब क्या आपने हड्डी थोड़ी तोड़नी है, अपने डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, इस तरह की हाँ, हालांकि ये मतलब सारे वो बहाने होते हैं। आप 1-2 हफ्ते अपने उसको थोड़ा बहुत टाइम दे तो वो आदत हो जाती है। मैं खुद वही वाली रोटी खाती हूँ, तो वो मतलब जो मैदा है वो स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल कॉज करता है, हाई कार्ब डाइट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है, या रिफाइंड ऑयल का क्या मतलब है? आप उसमें से सारा जो फाइबर है ना वो निकाले जा रहे हो यानी चोकर, और उसको आपने इतना फाइन कर दिया है कि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रह गए। जैसे आपने वो कंज्यूम किए, चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ या बेकरी आइटम्स, आपका जो ब्लड शुगर है वो आप एकदम से राइज करेगा, ब्लड शुगर की स्पाइक आएगी, और वो फिर ऑब्वियसली वो डायबिटिक्स को प्रॉब्लम देता है, और डायबिटीज़ इवेंचुअली आपको दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ लीड करती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये तो मतलब सारे प्रॉब्लम्स हमने देख लिए ना कि कौन सी डाइट वगैरह, कौन से अशिया आपने नहीं खाने। अच्छा, अगर हम साथ कौन सी हमें ग़िज़ाएं यूज़ करनी चाहिए, इसका भी हम आपसे पूछेंगे। हार्ट अटैक की हम अगर बात करें, चूँकि साथ हम दिल को, आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो दिल के साथ रिलेट करता है कि इन डिफरेंट ग़िज़ाओं की वजह से दिल के अमराज जो है वो कैसे पैदा हो रही है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट अटैक की बात करें तो किन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करने से या ये दिल के जो अमराज हैं, स्पेशली हार्ट अटैक के इशूज़ आ रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि एक तो ग़िज़ा तो चलो एक चीज़ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आप हेल्दी भी खा रहे हैं ना, और अगर आप उसको बर्न नहीं कर रहे या उसको कोई लगा नहीं रहे, तो वो फिर जमा ही होना है जिस्म में, उसमें फिर क्या होना है। तो एक्सरसाइज हजम करने का, डाइजेस्ट करने का कोई तरीका हमने नहीं निकाला हुआ। हाँ, एग्जैक्टली ये चीज़ है। और दूसरा, अमेरिकन हार्ट जो एसोसिएशन है उसने आपको रिकमेंड किया हुआ है कि एटलीस्ट एक दिन में कम से कम 35 से 40 मिनट की एक्टिविटी आपने करनी है, लाजमन फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वो वॉक भी हो सकती है, वो एक ही जगह पे खड़े होके
रस्सी टापना भी हो सकता है सिंपल, जो अगर आपके पास जगह नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं होती ना घरों में जगह, तो वो भी हो सकता है। और अगर ग़िज़ाओं की बात करूँ मैं, तो उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो बाहर के तेल वगैरह होते हैं, डीप फ्राइड आइटम्स, जो रेडी पे फ्राइड आइटम्स मिलते हैं स्पेसिफिकली वो, क्योंकि अच्छा अभी तो वैसे हार्ट की बात हो रही है, उससे कैंसरस भी होते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं उसमें, क्योंकि वो एक ही तेल होता है और वो बार बार इतना इस्तेमाल किया जाता है कि उसका मतलब आपको पता नहीं चलता कि वो ज़मीन से निकाला हुआ पेट्रोल है या फिर वो साफ शफाफ तेल था। हाँ, तो वो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद बेकरी आइटम्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, जो बेवरेजेस होते हैं, हाई शुगर बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हम कॉन्डिमेंट्स खाते हैं, मस्टर्ड पेस्ट हो गया या मेयोनीज़ हो गई, या इस तरह के जो हम सॉसेस खाते हैं, इसमें सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो नमक भी, आपको नमक ब्लड प्रेशर करता है, ठीक है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर आपकी जो आर्टरीज है उनको वीक करता है और फिर वो इवेंचुअली आपको हार्ट अटैक की तरफ लेकर जाता है। तो जो WHO की रिकमेंडेशन है वो तो ये है कि आप 1 टीस्पून नमक खाएं, जो कि 2300 mg है, लेकिन ऐसा तो अब नहीं हो सकता क्योंकि हाँ लोग तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है कि आप एडेड सॉल्ट ना खाएं। एडेड सॉल्ट ये जो ऊपर से आप छिड़क के नमक खाते हैं सैलेड पे या सालन पे ऊपर से छिड़क के, वो ना खाएं, यानी कि जो पका हुआ हो खाए किसी खाने के अंदर उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो हम बात करें, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हजम करने का कोई तरीका नहीं रखते, खाते पीते हैं और बस बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, तो इनके लिए इसका अल्टरनेट हल क्या है? या इसके यकीनन नुकसानात तो होते हैं कि खाने के बाद आपने कोई एक्टिविटी अगर नहीं की तो इसका नुकसान होगा, तो इसका कोई हल भी होगा? बिल्कुल इसका हल है। आप अच्छा, ख़वातीन अमूमन ये समझते हैं कि अगर वो घर का काम कर रही हैं तो उनकी एक्सरसाइज हो रही है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर आप रेगुलर बर्तन धो रही हैं ना, तो आपकी बॉडी समझेगी कि इसका एक मतलब रेगुलर इसकी रूटीन का काम है, तो वो उसको एज एक्सरसाइज तस्वर नहीं कर सकते ना। आप करेंगे ना, आपके जिस्म बॉडी भी बड़ी समझदार है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको एडिशनल कोई एक्टिविटी रखनी है। अब बहुत सारे लोगों मतलब प्रॉब्लम्स अर्बन एरिया में कर लें थोड़ी देर के लिए, हाँ वॉक कर सकते हैं। अगर अब अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारे घरों में, मोहल्लों में स्पेशली एक आम आदमी के लिए पार्क्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते, उस तरह की स्पेसेस नहीं होती, जिम की मेंबरशिप महंगी हो सकती है, ये सारा कुछ तो मुश्किल नहीं है। आप एक ही जगह पे खड़े होकर भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको मिल जाएंगी। सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं, आप स्किपिंग रोप, रस्सी टाप सकते हैं, आप एयर साइकिलिंग कर सकते हैं लेट के। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं। वो है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। यस, इरादा होना चाहिए तो फिर और हम ये हमारा जो इरादे हैं ना, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी मैटर्स। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक्सरसाइज भी तभी आपको फ़ायदा देती है जब आप उसको मुसलसल करते हैं। अगर आप हफ्ते में एक दिन आपने 2 घंटे का वर्कआउट कर लिया है और अगले 2 हफ्ते आपने 2 हफ्ते आप रिलैक्स रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कोई 2 घंटे से बेहतर आप 20 मिनट कर लें, लेकिन मुसलसल रोज़ाना रूटीन। और वाकई में स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर आप रेगुलर थोड़ी 20-25 मिनट की भी करते हैं एक्सरसाइज, तो उसका असर बहुत लॉन्ग टर्म और डिफरेंट होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 30-35 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और वो रेगुलर अपनी इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अच्छा अनीसा, गोश्त की जब हम बात करते हैं कि तो ये इंसान के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा भी तस्वर किया जाता है, लेकिन जब आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो इससे मना भी करते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कितनी जो क्वांटिटी है वो रखनी चाहिए, कौन सा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में ये हमारी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, इसका जवाब आपसे जानेंगे। ब्रेक की जाने पड़ना है। ब्रेक के बाद इन डिटेल जो है इस बात का आप जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ में मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा सेकंड टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाओं की वजह से जो मुख्तलिफ डिजीज़ का हमें सामना करना पड़े, स्पेशली दिल की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ते हुए हमें दिखाई दे रही, तो उसका खात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है या कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर बात की जा रही है। नीसा मेरे साथ है। नीसा, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि गोश्त सबको पसंद है और
मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घराना होगा जहाँ डेली गोश्त का इस्तेमाल ना होता हो, जहाँ वो इतनी बेहतरीन ग़िज़ा समझी जाती है। वहीं आप डॉक्टर्स, आप जो डाइट प्लानर होते हैं वो ज़रा मना भी करते हैं। तो अब मना करने की भी वजह बता दें और दूसरा कितने मिकदार में हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिनको पसंद है उनकी पसंद भी रह जाए और उनकी सेहत भी मुतासर ना हो। पहले मैं मिकदार का बताती हूँ। जो हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला वो यूज़ करते हैं वो ये है कि आपके जितना जिस्म का वज़न है ना, उसको उतने ग्राम्स आपने पर डे लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 45 किलोस का वज़न है तो उसको 45 ग्राम्स एक दिन में प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब उसके वज़न के अकॉर्डिंग, हाँ उसके वज़न का हर बंदे का केजी है तो वो 80 ग्राम ले सकता है। वो पे डिपेंड। अब मैं उसी का आगे जवाब दे रही हूँ कि अब आगे जो नेक्स्ट है ना वो डिपेंड करता है कि वो एक हेल्दी इंडिविजुअल है या वो एक बीमार इंसान है। अगर वो बीमार है तो फिर हम उसकी उस रेशो को चेंज करते हैं। वो प्रोटीन खा सकता है, उतनी ही ले सकता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो प्रोटीन दालों से आ रही है या गोश्त से आ रही है, कौन से गोश्त से आ रही है। अब आपके जो दूसरा सवाल था कि कितना कमी करनी है प्रोटीन में और वो सारा कुछ, अगर तो आप दिल के अमराज से गुजर रहे हैं तो वो उसमें फिर आपने बीफ नहीं लेना होता, क्योंकि बीफ में मैंने पहले बताया कि बड़े गोश्त में चर्बी ज़्यादा होती है और उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। बीफ आप मना कर रही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सेहत के लिए अगर जिंदा रहना है। हाँ उसके बाद मटन आता है। मटन में ये है कि आप ऑफ एंड ऑन, जैसे अगर आपका हार्ट जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल्ड है तो आप महीने में एक बार ले सकते हैं मटन। और हाँ मटन। और अगर आप वाइट मीट ले रहे हैं मतलब फिश या चिकन, वो आपको रेगुलरली लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। कुछ लोग कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें समर की बात करें, गर्मियों की बात करें, मौसम गर्मा, कहते हैं इसमें फिश नहीं खानी भाई, बहुत गर्म, एक अजीब सी मिथ क्रिएट कर रखी होती है, जबकि मतलब सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। नहीं, फिश बहुत अच्छी होती है, उसमें ओमेगा एसिड्स होते हैं। फिश ऑयल सप्लीमेंट्स एंटी एजिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं। स्मिथ से निकल आए कि फिश उसमें विटामिन डी होता है और कॉड, जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी होता है, तो वो अच्छे होते हैं सेहत के लिए, फिश लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि और भी चीज़ें होती हैं जिनसे प्रोटीन मिल सकती है। दालों में प्रोटीन होती है। उसके बाद जो ये चने, सफ़ेद चने होते हैं, काले चने होते हैं, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, जो बाकी सारी दालें वगैरह, उन सब में प्रोटीन होती है। अंडे में प्रोटीन होती है, बल्कि दही में प्रोटीन होती है। और मैं अंडे की बात तो हूँ तो अंडे में काफ़ी ज़्यादा वो अंडे का फंडा जैसे होता है ना, तो वो उसमें काफ़ी मिथ्स भी हैं। बड़े लंबे अरसे तक, 30-40 साल तक जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये कहती रही कि अंडा नहीं खाना चाहिए, उससे कोलेस्ट्रॉल होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब आकर न्यू रिसर्चेस ये कह रही हैं कि अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो आप ले सकते हैं। अंडे में बॉयल या फिर फ्राई, ये पॉइंट है, ये क्लियर करना जरूरी है कि बॉयल अंडा लें या फ्राई अंडा। हाँ, अब अंडा तो सेफ जोन में आ गया ना, अंडा आप ले सकते हैं। इवन अगर आप दिल के मरीज हैं आप अंडा तब भी ले सकते हैं अगर उसकी तादाद आप 4 से 5 एक हफ्ते में 4 से 5 अंडे खाते हैं तो वो ठीक है। अगर आप उसको तेल में फ्राई कर रहे हैं तो फिर वही बात वहीं चली जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसमें बहुत ज्यादा कोई क्रीम वगैरह डाल के ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड एग्स वगैरह बना रहे हैं, सार क्रीम डाल के लोग बनाते हैं, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उसको सिंपल बॉईल कर लें या फिर आप वो पोस्ट एग एक तरह का होता है, वो पानी में उसको पकाते हैं, या उस तरह से कर लें या फिर बॉईल कर लें, तो वो आपके लिए सेफ है खाना। लेकिन अगर आपने तेल में उसको तल लिया है तो कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वो फिर बात वहीं चलेगी ना। हम अभी ऑयल्स की बात कर रहे थे कि वो किस तरह से मुजर सेहत हैं, बस वो फिर आप नाम लगेंगे, मैं तो प्रोटीन ले रहा हूँ, मैं तो अंडा खा रहा हूँ, लेकिन अब उससे फायदे क्यों नहीं हो रहे? फायदे इसलिए क्योंकि आप उसको नुकसान में ऐड करके खा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए, ये बच्चे जो है ये फ्रेंच फ्राइज बड़े पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों की भी बेचारे थोड़ी सी बात कर लें, उनकी सेहत भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ये जो हम दिल के अमराज की बात कर रहे हैं ये बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता। तो ये बच्चे जो फ्रेंच फ्राइज़ और इस तरह की तली हुई चीज़ें इतना पसंद करते हैं, इवन बड़े भी बहुत शौक से खा रहे होते हैं, तो इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है उसके नुकसान क्या हैं, स्पेशली बच्चों की बात करें तो? मुसलसल इस्तेमाल इसका इस तरह से नुकसानदेह है कि आलू में हमारे पास होता है स्टार्च, फाइन कार्बोहाइड्रेट है वो। स्टार्च एकदम जाके हमारे बॉडी में घुल जाती है, शुगर बन जाती है। उसको जब हम फ्राई करते हैं तेल में तो वो एक तो स्टार्च है, ऊपर से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ऊपर से हीट है, और तीसरी चीज़ हमारे पास फैट है यानी कि ऑयल है। जब ये तीन जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है ग्लाइकेशन।
ग्लाइकेशन जब होती है तो वो अगर आप उस मुसलसल ये प्रोसेस आपके बॉडी में चलता रहे, या आप कोई ऐसा खाना कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ये प्रोसेस, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, तो एक तो वो एजिंग जल्दी होती है आपको बुढ़ापा जल्दी आता है, रिंकल्स वगैरह बहुत जल्दी आते हैं। चलो खैर वो तो बच्चों से रिलेटेड नहीं है, बच्चों से रिलेटेड ये मेन चीज़ है। हाँ, वो कार्सिनोजेनिक होता है। ग्लाइकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको कैंसर तक जल्दी पहुंचाता है, आपके सेल्स की जो प्रोलिफरेशन है वो जल्दी कराता है, और मतलब वो उस तरह से नुकसानदेह होता है। आपकी बॉडी में सोजिश ज़्यादा करता है, आपके बॉडी में। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा उनका वेट है। हाँ, ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मसला है। और इसकी एक तो चलो रीज़न ये है कि बच्चे एक्टिविटी नहीं करते, उनकी डाइट ऐसी है, फास्ट फूड का ज़्यादा कंजम्पशन है, जो फ्रोज़न आइटम्स हैं उन पे ज़्यादा रिलायंस है पेरेंट्स की, कि वो बस फ्राई किए, रेडीमेड हैं, रेडी टू कुक है, दे दिए। वो प्रोसेस्ड मीट होता है, वो भी नहीं लेना चाहिए। इसकी एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि नस्ल दर नस्ल यही डाइट चली आ रही है, तो वो अब आपके न्यूट्रिजोनोमिक्स एक चीज़ होती है कि आपकी डाइट जो है वो किस तरह आपके जीन्स को अफेक्ट कर रही है। तो वो अब ओबेसोजेनिक जीन्स होते हैं, जो कि आप अगर आप सही हेल्दी भी है ना, सही आप खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तब भी आप पे मोटापा है, तो वो जीन्स की वजह से होता है। तो ये नुकसानदेह, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते या मैनेज नहीं कर सकते, रोका जा सकता है। सही। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, डिफरेंट मशरूबात की बात करें, तो दिल के अमराज के लिए वो किस हद तक नुकसान दे सकते हैं? अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, वो जिसका मतलब है कि वो मीठा पानी होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उन्होंने ट्रैप की होती है। ठीक है। तो वो जब हमारे बॉडी में जाती है तो वो एक तो तेजाबियत कॉज करती है, उसके बाद वो जो उसमें शुगर की बहुत ज़्यादा, आपको पता है बहुत सारे लोगों को ये है कि उन्होंने अगर कोई हैवी डाइट ले ली है, जैसे कि गोश्त वगैरह खा लिया है या फास्ट फूड, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तो लाज़मी, बीच में नमक डाल के डाइजेशन बेहतर होगी। हाई बीपी है तो एक मखसूस किस्म की ड्रिंक, खुद से डॉक्टर बने हुए होते हैं। हाँ। अभी मैं कल ही इस पर कोई मीम पढ़ी थी, लेकिन उसमें वो ड्रिंक का नाम था तो वो मैं से बोल नहीं सकती। लेकिन हाँ ये है, ये मिथ्स है ना। एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट। आपको एक चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी मतलब मेंटली तौर पे आप इतना कन्विंस हो चुके हैं कि आपको इससे फ़र्क पड़ा है कि अगर वो आप खा लेंगे तो आपको फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि आपने वो अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग कर लिया। हाँ। तो वो यकीनन आपको फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन सी ग़िज़ाओं का हम जो है वो रूटीन में इस्तेमाल करें, किस तरह से अपनी डाइट बेहतर करें, क्योंकि इस वक्त अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो यकीनन हमारी डाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। जो हमें जिस तरह से अपनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आप एक शॉर्ट सा डाइट प्लान देंगी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? सबसे पहले तो ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। कोशिश करें कि कच्ची सब्जियां खाएं या फिर दम पे पकी हुई सब्जियां खाएं, कम तरीन ऑयल के साथ और कम तरीन नमक के साथ। ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अंडों का इस्तेमाल रखें अपने डाइट में। जो वाइट मीट है, अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो वाइट मीट, अदरवाइज़ अगर आप सही हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो हर किस्म का गोश्त खाएँ, ज़रूर उसका इस्तेमाल रखें। दालें वगैरह सारे फूड ग्रुप्स को इन्वॉल्व करें। बाज़ार की चीज़ें ना खाएँ, तली हुई चीज़ें ना खाएँ, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएँ। आप वैसे कभी कभार तो खा सकते हैं, लेकिन जब आप ये रेगुलर अपने रोज़, अगर आप हर रोज़ 3 वक्त के खाने पे नान खा रहे हैं तो अगले 3 साल में आपका मतलब मैं बता भी नहीं सकती क्या मसले हो सकते हैं। तो वो मुसलसल अगर आप एक चीज़ को ख़राब करते हैं तो वो इवेंचुअली एक बड़े मसले में कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों की बात करें तो किस तरह की डाइट आप रेकमेंड करते हैं? बच्चों का ये है कि उनको सब कुछ दें, सारा कुछ दें सिवाय जंक फूड के। और ये सबसे बड़ा मसला कि माएँ जो हैं सुबह बच्चों के जो लंच बॉक्स हैं उसी में फास्ट फूड के ऐड कर रही होती। हाँ, वो ये वर्किंग वुमेन होती है, उनके लिए आसान ज़्यादा इस तरह से होता है। लेकिन वो एक बैच प्रिपरेशन एक कॉन्सेप्ट होता है कि वीकेंड आया, आपने बल्क में कबाब वगैरह बना लिए, बल्क में आपने कोई स्पैगेटीज़ वगैरह बना घर में अगर आप कुछ इस तरह का फ्रेश वो फूड बना रही तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अनीसा, वक्त या इतनी अहम डिस्कशन हुई। यकीनन नाज़रीन सेहत की हम बात करते थे कि जान है तो जहाँ है, और अगर आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एक्टिव होंगे तो ही आप इस ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। जो आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए हुए हैं, जो आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, इतने अच्छा बिजनेस आपने क्रिएट कर रखा है, उसको एंजॉय करने का मज़ा भी तभी होगा जब आपकी सेहत अच्छी होगी। तो हर लिहाज से हमें हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने की हमें ज़रूरत है। अगर आप कुछ साल और ज़िंदा रहना चाहते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो अपने जो खाने की रूटीन है, खाने पीने की, उसको आप बेहतर करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इर्द गिर्द जो कोलीग हैं उन्हें भी आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से
आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, किस तरह से हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।